प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में। आज एक बार पुनः मैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड परीक्षा में 6 अंकों में जो सवाल पूछा जाता है, जिस तरह के सवाल पूछा जाता है अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसी तरह का सवाल मैं लेकर यहाँ पर आपके बीच में हूँ। आप देखिए, एक सवाल सामने लिखा हुआ है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में 6 अंकों में पूछा जाता है। यदि इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो निश्चित रूप से 6 अंक आपके मजबूत होंगे, पक्के होंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, कि सवाल को जब आप शुरू से अंत तक देखेंगे, समझेंगे, तभी इस तरह के सवाल पे कमांड हो पाती है। अन्यथा की स्थिति में आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है और सवाल को आप न तो कर पाएंगे, आधा अधूरा यदि देखते हैं, पूरा समझने का प्रयास नहीं करते, तो सवाल इस तरह का, खासकर वर्ड प्रॉब्लम में, तो आपको समस्या क्रिएट होगी। तो इसलिए मेरी बार बार गुजारिश आपसे यही रहती है कि सवाल को आप पूरे सॉल्यूशन को देखें, ध्यान से देखें, इसके कैलकुलेशन को देखें, कैसे हम समीकरण में कन्वर्ट करेंगे ये भी आप देखें। तो इसलिए इस सवाल को अंत तक देखिए और 6 अंक आज ही आप पूरे करिए, पक्के कीजिए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में, आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए 6 अंकों में जो पूछे जाते हैं सवाल, उन पर आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आप सभी सेंसिटिव हैं इस मामले को लेकर, इस तरह के सवालों पे ज़रूर ध्यान देंगे और कमांड में लाएंगे। तो आइए हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले एक बार हम सवाल पर नज़र डाल लेते हैं कि सवाल है क्या। लिखा है, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर चलने में 10 घंटे लगाती है। एक नदी है और उसमें एक नाव है। नाव और धारा की जो दिशा, धारा की चाल है, उसमें यहाँ पर बात की जा रही है कि यदि जो नाव है वो विपरीत दिशा में चलती है धारा के, तो ऐसी सिचुएशन में वो 30 किलोमीटर जब चलती है और धारा की दिशा में, यानी कि धारा के अनुकूल जब चलती है नाव, 44 किलोमीटर चलती है, तो टोटल उसको जो टाइम लगता है वो 10 घंटे लगता है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ कही कि जबकि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चले तो धारा की दिशा में, यानी कि धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर चलता है, तो 13 घंटे लगता है। टोटल जो टाइम लगता है विपरीत चलने में और उसके धारा की दिशा के अनुकूल चलने में, टोटल जो टाइम लगता है वो 13 घंटे लगता है। दूसरी कंडीशन, यानी कि दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा, तो धारा की चाल तथा नाव की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में अभी तक आपने जो देखा है, जो पूछा जाता है उसको हम मानते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। आप देखिए, माना नाव की शांत जल में चाल हमें ज्ञात करनी है, नाव की शांत जल में चाल, तो उसको हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे। धारा की चाल जो है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब आप देखिए, इसमें जो मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है, नाव और धारा से संबंधित जो सवाल हैं, तो उसमें मुख्य बात ये ध्यान रखना कि यदि अनुकूल चलते हैं, हम धारा के अनुकूल चलते हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है। यानी कि नाव की चाल और जो धारा की चाल है उसको हम जोड़ देते हैं। धारा के अनुकूल नाव की चाल x + y हो जाएगी। मतलब शांत जल में जो x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल जो नेचुरली है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ देंगे, x + y ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तब, धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में, कि धारा भाई दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, नाव दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट उसके मतलब विपरीत दिशा में जा रही है, तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।
फर्स्ट जो यहाँ पर है ये चीज़ हमें ध्यान रखना है वर्ड प्रॉब्लम में, और खासकर नाव और धारा से संबंधित सवाल में ये मुख्य बात है यहाँ पे। और यही शुरुआत है सवाल की, यहाँ से सही शुरुआत हो जाएगी तो फिर सवाल करने में आपको आसानी होगी। अब सवाल की कंडीशन को बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है। सवाल में एक स्पष्ट बात लिखी है, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, मतलब धारा मान लिया कि धारा इस दिशा में है तो इसके विपरीत 30 किलोमीटर चलती है नाव, ये विपरीत 30 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर चलती है, तो उसको जो टोटल टाइम लगता है वो 10 घंटे लगता है। तो बस हमें यही समझना है कि धारा के विपरीत समय कितना लगेगा। समय क्या होगा आप देखिए, 30 किलोमीटर है तो ये जाएगा 30, धारा के विपरीत 30 है, और विपरीत चाल क्या होती है नाव की, वो है x। आपको हमने सूत्र बताया था कि दूरी बराबर, इसको हमेशा ध्यान रखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। और जब आप समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर है, दूरी हमने ऊपर लिख दिया, बटे में चाल है, यहाँ समय निकाल रहे हैं तो बटे में चाल क्या होगा। आप देखिए हम जब विपरीत की बात कर रहे हैं तो फिर विपरीत में x माइनस बाई, ये 10 घंटे टोटल टाइम है। तो धारा के अनुकूल चलने में समय क्या लगेगा, वो आप देखिए अनुकूल 44 किलोमीटर चलता है, और बटे में चाल है, चाल कितना है अनुकूल, x प्लस बाई, तो x प्लस बाई है। प्रश्न अनुसार जो कंडीशन है वो आप जरा ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है कि विपरीत जाने और अनुकूल जाने में टोटल जो टाइम लगता है वो 10 घंटे लगता है, इसलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। 30 बटे x माइनस बाई प्लस 44 बटे x प्लस बाई इज इक्वल टू कितना लगता है, 10 घंटे लगता है, 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो इस तरह से पहला समीकरण हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। ये पहला समीकरण बन गया है, तो इसको हम थोड़ा चलिए ऊपर की वैल्यू को हम हटा देते हैं और यहाँ ये समीकरण लिख देंगे, क्योंकि इसका भी हमें यूज होना है। और तो आप देखिए ये है 30 बटे x माइनस बाई प्लस 44 बटे x प्लस बाई इज इक्वल टू कितना है, 10। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी कंडीशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दूसरी कंडीशन में सवाल क्या कहता है उसको जरा हम ध्यान से देख लें। दूसरी जो कंडीशन है आप देखिए ध्यान से पढ़िए। सवाल को यदि हम बड़े ध्यान से समझ लें, सवाल की भाषा को समझ लें और उसको बीजीय व्यंजक में कन्वर्ट कर लें, यही यहाँ पे चैलेंज है। उसके बाद के न्यूमेरिकल्स जब समीकरण के रूप में चेंज हो जाता तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सीख चुके हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी आपको। आप देखिए जबकि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत, ये धारा की दिशा है, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलता है और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर चलता है। 55 किलोमीटर तो कहा गया कि तो धारा 55 किलोमीटर चलने पर 13 घंटे टोटल जो टाइम लगता है वो उसको 13 घंटे समय लगता है। तो यहाँ 13 हो जाएगा टोटल टाइम, और ये टाइम आप ये यहाँ पे निकाल लीजिए। समय धारा के विपरीत कितना चलता है, 40 बटे x माइनस वाई, ये घंटे में होगा, ध्यान रखिएगा मात्रक। और धारा के विपरीत, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर चलता है तो 55 बटे x प्लस वाई घंटे, ये हो जाएगा। और इसको टोटल करेंगे, टोटल टाइम यहाँ 13 घंटे सवाल में कह दिया, स्पष्ट कह दिया है। तो 40 बटे x माइनस वाई, ये 55 बटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये समीकरण नंबर यहाँ पे 2 बन गया। कितने इजी वे में
यदि आपकी ये समीकरण बनाना समझ में आ गया है तो फिर इन सवालों को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मुख्य जो चैलेंज है इस तरह के सवालों में, सवाल को समीकरण रूप में कन्वर्ट कर देना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि इस तरह के सवाल तो आप कर ही चुके हैं पहले ही। तो ये हो जाएगा 40, चूँकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको बार बार आपको हम बता रहे हैं। प्लस दूसरा है 55 बटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस तरह से दो समीकरण के रूप में अब ये सवाल हमने कन्वर्ट कर लिया है। जब सवाल कन्वर्ट हो गया तो अब सवाल में हमें नो प्रॉब्लम, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि पूरा मैटर हमने सब बीजी व्यंजक के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। अब आइए अब सवाल के कैलकुलेशन की बात। जिन बच्चों ने पिछले क्लासेज पढ़े हैं, पिछले वीडियोस देखे हैं, तो उन्हें ये सवाल करने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा सवाल करने में। लेकिन जिन बच्चों ने किसी तरह से मिस कर दिया है तो वो पहली बार समझ रहे हैं, तो इसलिए आपको और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह के सवाल जब आप देखिए, यहाँ 1/x माइनस वाई, यहाँ भी 1/x माइनस वाई, यहाँ 1/x प्लस वाई, यहाँ 1/x प्लस वाई, इन दोनों समीकरणों में कॉमन है। जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो हम मान लेते हैं, माना 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू मान लिया, और दूसरा क्या है आप देखिए 1/x प्लस वाई है, कॉमन है, इज इक्वल टू ये b मान लेते हैं। ये मानने के बाद जब हम पुट करेंगे यहाँ वैल्यू को तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। ये समीकरण नंबर 3 कह दीजिए। और दूसरा समीकरण बनेगा ये 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से ये तीसरा और चौथा समीकरण हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की विधियाँ कितनी हैं ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं। 3 विधियाँ आपके पास है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए आपके पास है। तो आइए चलिए हम देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगती है, लगाते हैं बच्चे, अच्छा लगता है उन्हें विलोपन विधि। तो चलिए विलोपन विधि से हम देखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 3 और 4 की किसी एक चर राशि को, चाहे u या v को हम बराबर करेंगे, उसके कॉफिशिएंट को कैसे बराबर कर पाएंगे u या v के गुणांक को। तो हम u को कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा ईजी मुझे लग रहा है। यहाँ 30 है और यहाँ 40 है, तो अगर हम यहाँ 4 का गुणा कर दें तो 120 हो जाएगा, यहाँ 3 का गुणा कर दें तो 120 हो जाएगा। तो बात क्लियर हुई कि समीकरण यदि 3 में हम 4 का गुणा करें तथा समीकरण जो 4 है उसमें हम 3 का गुणा कर दें तो काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट यहाँ मिलेगा। और क्या मिलेगा वो देखते हैं। 4 × 12 यानी कि 120u प्लस यहाँ 4 × 16, 4 × 16 117v हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा करना है, आप देख सकते हैं समीकरण 4 में। तो 4 × 12 120 हो गया u प्लस 3 का गुणा करिए 3×5 15 और 3×5 15 1 16 v हो गया इज इक्वल टू 13 × 39। घटा दीजिए, माइनस ये भी माइनस हो गया। क्योंकि सभी वैल्यू प्लस में है, घटाने पर निशान बदल जाता है, सभी लोग जानते हैं। सेम साइन की वैल्यू घटाते हैं, क्योंकि यहाँ सेम साइन में वैल्यू थी इसलिए घटाने पर हमने किया है। ये कैंसिल हो गया, 176 से 165 आप घटाएंगे तो 11 बचेगा। 11b इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ तो एक ही बचेगा, यानी कि v का मान आ चुका है 1/11। इस तरह से v का मान हमने निकाल लिया। आपको मालूम है ये u का मान कैसे निकालेंगे। किसी एक समीकरण में हम u का मान डाल देंगे और आसानी से v का मान डाल देंगे। समीकरण 3 में v का मान रखने पर भाषा लिखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम
जैसा प्रॉब्लम है ना वैसा सोल्यूशन में देना होता है। v का मान यहाँ 1/11 है, तो आइए चलिए हम 1/11 यहाँ पे लिखेंगे। ये है 30u प्लस 44, v का मान है 1/11 इज इक्वल टू कितना है देख लीजिए, ये 10 है, तो 11 चक्कू 44 यानी कि 30u प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 4 को उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 30u इज इक्वल टू 6 बचेगा, हमने डायरेक्ट कर दिया है, 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और u इज इक्वल टू 6/30, 6 पंचे 30 होता है, तो u इज इक्वल टू हो गया 1/5। u और v का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है। अब जबकि u और v का मान आ गया है तो हमारा x और y का मान निकालने का रास्ता जो है वो प्रशस्त हो चुका है। बहुत आसानी से हम यहाँ पे निकाल पाएंगे x और v का मान। आप देखिए x और y का मान, u और v का मान आ चुका है। तो आप देख सकते हैं 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था u का मान कितना आया, सॉरी यहाँ पे 1/5। तो इसको रेसिप्रोकल कीजिए तो क्या मिलेगा, ax माइनस वाई इज इक्वल टू 5। और ठीक इसी तरह से 1/ax प्लस वाई इज इक्वल टू आपने v माना था, v की वैल्यू यहाँ 1/11 है। इजी सवाल है, रेसिप्रोकल कीजिए तो क्या मिल जाएगा, ax प्लस वाई इज इक्वल टू 11। और इनको भी समीकरण कह दीजिए, वहाँ हम 4 तक कह, ये 5 और ये 6 हो गया। सवाल 6 अंक का है, तो 6 अंक का सवाल होगा तो उतना उसका लेंथ भी तो होगा, ऐसे थोड़ा नहीं 6 अंक मिल जाता है, यानी कि कैलकुलेशन थोड़ा बहुत होगा। 6 अंक का सवाल है तो इजी कैलकुलेशन है ओवरऑल देखा जाए। समीकरण 5 और 6 को अगर ध्यान से आप देख लीजिए तो यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस है, जोड़ने पर सीधे सीधे जोड़ने पर कर दीजिए तो आप देखिए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x और x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5 और 11 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 ax इज इक्वल टू 8 आ चुका है। समीकरण 5 में जो 5th इक्वेशन है में ax का मान रखने पर, x का मान रख देंगे यहाँ पर समीकरण 5 में तो क्या मिलेगा, x का मान है कितना 8 माइनस बाई इज इक्वल टू 5, चेंज कीजिए तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू बाई, तो बाई 8 ये 3 बचेगा, तो बाई का मान आ चुका है 3। तो आपको ध्यान है ना x और y क्या माना था, आपको याद होगा आंसर हमारा आ चुका है। अतः नाव की चाल, नाव की शांत जल में चाल, यही माना था x 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल तीन किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से देखिए आपने कैलकुलेशन जो देखा होगा, कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि कैलकुलेशन में कोई डिफ़िकल्टी है, बड़ी कोई डिफ़िकल्टी है जो आप समझ ना सके। यदि आपने ध्यान से इस सॉल्यूशन को देखा है तो मुझे नहीं लगता इस तरह के सवाल आपके हाथ से फिसलेंगे, मुझे नहीं लगता। तो इसलिए ये 6 अंक हम मान कर चल रहे हैं कि पक्के हो गए, और ये हम तब मानेंगे क्योंकि हम आप पे विश्वास करते हैं कि इसी तरह के बहुत सारे सवाल आप करेंगे, जो भी एक्सरसाइज के ढूंढ के इस तरह के सवालों को करेंगे, और जब ज़बरदस्त एक्सरसाइज आपकी होगी, अभ्यास होगा, तो फिर ये 6 अंक आपके कहीं नहीं जाने वाले। और ये 6 अंक लेने का मतलब ये है कि आप 100% अंक प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा रखते हैं। और निश्चित रूप से इस टॉपिक के अंतर्गत 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत अब तक जो हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम के अंतर्गत सवाल किए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों पर विशेष नज़र डाला है। तो इसी तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।